अगर यहाँ पे भाई साहब देखो इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं अपन, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। वी ऑल नो दैट इट इज बेसिकली एन LR सर्किट, the purpose of which is to reduce the power in the circuit. The purpose of which is to see to it that the current is reduced, however the not much of power loss happens. ठीक है, करंट के रिडक्शन से देखो, अगर अपन ने सिर्फ अगर प्योर ओमिक रेजिस्टेंस को यूज किया, अगर अपन ने प्योर ओमिक रेजिस्टेंस को यूज किया तो इसमें आपका करंट तो डिक्रीज होगा, लेकिन साथ ही साथ भाई साहब पावर लॉस भी बहुत ज्यादा होगा, पावर लॉस आपका बहुत ज्यादा होगा, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन आपका ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस यूज करते हैं, हाई इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब आपका एक्सएल का वैल्यू अगर हाई है, ठीक है, सो इट विल इंश्योर दैट करंट रिड्यूसेस सेम व्हाट वी अचीव हियर, बट पावर लॉस इज मिनिमल। ठीक है, पावर लॉस आपका भाई साहब मिनिमम रहे। ठीक है, दिस इज द एडवांटेज। और यही हमने देखा कि भाई साहब चोक कॉइल होते थे आपके पहले के जो फ्लोरेसेंट लैम्प्स होते थे ट्यूबलाइट्स में, तो ये चोक कॉइल लगता था। चोक कॉइल बेसिकली इज मेड अप ऑफ एन इंडक्टर। ठीक है, इसका पर्पस है करंट को रिड्यूस करना बिना पावर का कम लॉस किए। अगर 220 के पावर पे आप एक फ्लोरेसेंट लैम्प को या ट्यूबलाइट को जलाने की कोशिश करेंगे तो वो बस्ट आउट हो जाएगा, उतना पावर उतना करंट वो झेल नहीं पाएगा। ठीक है, सो दैट वाज द पर्पस ऑफ चोक कॉइल। ओके, नाउ व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि किसी भी LR सर्किट में आपका भाई साहब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्योंकि LR सर्किट है तो ऑब्वियसली आपका जो करंट है दैट विल लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos फाई r by z व्हिच इज इंपीडेंस। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब आई हो गया इतना। अभी पावर आप सिंपल आप 10th में पढ़ चुके हो, VI होता है, तो इंस्टेंटेनियस पावर आपका कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अभी देखो यहां पे 2 साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बता सकता है भाई साहब? 2 साइन ए साइन बी, हाँ देख लिया उधर, चला क्या हो गया, क्या हो गया? ओके, नहीं अच्छा, तो उसने उधर देखा, तूने भी उधर देखा। ओके, तो आपका साइन ए कॉस साइन बी अगर है, देखो कॉस ए माइनस बी कितना होगा आपका, कॉस ए माइनस बी, दिस विल बी हाउ मच, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इससे अगर हम इसको करते हैं भाई साहब क्या, माइनस। ठीक है, तो अगर हमने कर दिया भाई साहब कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब ये दोनों आपके कैंसिल होगा और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका इंस्टेंटेनियस पावर कितना आया था, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव आया था भाई साहब ये। ठीक है, तो अगर यहां पे करते हैं हम, तो इसको अगर हमने कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो दिस विल बी ई नॉट आई नॉट, अगर हमने इसको देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, समझ में आ रहा है, तो 2 का फैक्टर आपको यहां पे मिल गया, तो 2 साइन ए साइन बी हो गया ये। ठीक है, और यहां पे कितना हो गया भाई साहब आपका 2, तो ये हो गया आपका 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको आप भाई साहब अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी ई नॉट आई नॉट, ठीक है, बाई 2, दिस विल बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ए माइनस बी माइनस कॉस ए दैट इज ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव हो गया भाई साहब। ठीक है, सो दिस विल बी ई नॉट आई नॉट बाई 2, ये भाई साहब हो गया कैंसिल, और यहाँ पे माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका पावर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? तो अपन पावर डिसिपेटेड पर साइकिल भाई साहब कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ दिस, ये आपका कितना हो गया, दिस विल बी बेसिकली इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इंस्टेंटेनियस करंट आपका कितना है,
आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई है, क्योंकि ये आपका एक एलआर सर्किट है, सो ऑब्वियसली करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। तो आपका ये हो गया एवरेज पावर, दिस विल बी एवरेज पावर, एवरेज ऑफ दिस मच, ठीक है। द सेकेंड कोसाइन टर्म इज टाइम डिपेंडेंट। अगर आप देखोगे यहां पे cos फाई है, cos फाई है, इसमें टाइम का कोई डिपेंडेंसी नहीं है, यहां पे भाई साहब टाइम का डिपेंडेंसी है। द सेकेंड कोसाइन टर्म इज टाइम डिपेंडेंट, इट्स एवरेज ओवर अ साइकिल भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जिस भी टर्म का यहाँ पे टाइम डिपेंडेंसी होगा उसका एवरेज भाई साहब क्या हो जाएगा, पर साइकिल जीरो होगा, क्योंकि आपका ये एसी सर्किट है। तो एसी सर्किट में भाई साहब एक साइकिल में आपका टोटल जीरो होता है। यहां पे फाई का टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पे टी का लेना देना है, ठीक है। तो यहां पे पी एवरेज भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, पी एवरेज विल बी आपका, ये आपका पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओवर देखो अगर मैं बोलूं ये एवरेज है, दिस इज बेसिकली एवरेज है, एवरेज पावर पर साइकिल, ठीक है, इतने पावर का लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी अगर हम देखेंगे P इज इक्वल टू, अगर हम यहां पे देखेंगे इज टाइम डिपेंडेंट, एवरेज इज जीरो, तो आपका P एवरेज की बात क्या हो जाएगी भाई साहब, आई नॉट ई नॉट, मतलब ये वाला फैक्टर आपका जीरो हो जाएगा बाई 2, ये हो गया cos फाई, ठीक है, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू cos फाई। अभी इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं, ये 2 को आप √2 लिख सकते हैं, और ई नॉट बाई √2 क्या होता है, ई आर एम एस, आई नॉट बाई √2 हो जाएगा आई आर एम एस, और ये हो गया आपका cos फाई, ठीक है। तो P एवरेज, पावर एवरेज डेसिपेटेड इन अ साइकिल विल बी दिस मच। तो हम यहाँ पे पावर एवरेज क्या लिख सकते हैं, एवरेज पावर विच इज डेसिपेटेड इन अ साइकिल, एक साइकिल में जो एवरेज पावर डेसिपेटेड होगा वो हो जाएगा आपका ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है, और ये हो गया आपका cos फाई, ठीक है। cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, r बाई ऑब्वियसली z, और z की वैल्यू क्या होगी, √(xl) का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। सो प्योर रेजिस्टिव अगर आपका सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, तो यहां पे P एवरेज कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, ठीक है, P आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और फाई की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो, क्योंकि फाई क्या है, बिटवीन वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट में जो एंगल बनता है। अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो दे बोथ आर इन फेज, मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जिस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज है उसी डायरेक्शन में आपका करंट है। सो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जीरो होता है आपका फाई का वैल्यू, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो P एवरेज इज ई आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, cos की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो आपका भाई साहब हो जाएगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, पावर एवरेज। प्योर इंडक्टिव सर्किट में भाई साहब क्या हो जाएगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के बीच में फाई जो एंगल है उसका वैल्यू होगा पाई बाई टू का, क्योंकि करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 90 विच इज जीरो, तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो जीरो, हेंस द वोल्टेज लीड्स, तो आपका भाई साहब पावर एवरेज कितना हो गया, एक आपके इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस इज जीरो, ठीक है, हेंस द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टिव सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो। आपका भाई साहब ये देखो, ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है इसलिए क्योंकि अगर आप किसी इंडक्टर को जोड़ोगे ऑब्वियसली दूसरे वायर से जोड़ोगे, और अगर दूसरे वायर से जोड़ोगे तो ऑब्वियसली ठीक है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में देखो, ये प्योर इंडक्टिव सर्किट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको भाई साहब कोई ना कोई तार तो लगाना पड़ेगा उसको कनेक्ट करने के लिए, और तार में ही रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर हम देखेंगे कि अगर प्योर इंडक्टिव सर्किट का थियोरेटिकल वैल्यू हम लें तो P एवरेज कितना हो जाएगा भाई साहब, जीरो, ठीक है। दस द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टिव सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो, ठीक है। अभी इन दोनों को भाई साहब अगर आप कनेक्ट करेंगे रेजिस्टर और इंडक्टर को, तो रेजिस्टर में भाई साहब क्या था, इतना था, ठीक है, और इसका तो इसके बीच का वैल्यू मिलेगा आपको, मतलब पावर का कंजम्पशन थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। जो आपके प्योर रेजिस्टेंस में लग रहा था वो हाईएस्ट पावर था, इंडक्टेंस के लगाने से मतलब जीरो और रेजिस्टर के बीच में आएगा भाई साहब, ठीक है, ओके। दस द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टिव सर्किट ऑफ अ कंप्लीट साइकिल इज जीरो,
प्योर कैपेसिटिव सर्किट, अगर कैपेसिटिव सर्किट अपन लेते हैं तो यहां पे करंट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, ठीक है। तो इसमें अगर देखो, अगर आपने भाई साहब लैगिंग बिहाइंड को प्लस पाई बाई 2 लिया हुआ है तो आपके मूविंग अहेड को भाई साहब आपको माइनस पाई बाई 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। सो हेंस द वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाई पाई बाई 2, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। सो ERMS IMS ये हो गया आपका कॉस माइनस पाई बाई 2, कॉस माइनस पाई बाई 2। अगर कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस एक इकलौता फंक्शन है जो माइनस को हजम कर सकता है, तो कॉस 90 हो जाएगा विच विल बी 0, ठीक है। तो इसमें भी भाई साहब आपका 0 आ जाएगा। तो चाहे प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो या चाहे आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, एवरेज कंजम्पशन ऑफ वन साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल वुड बी 0, ठीक है, एवरेज पावर कंजम्पशन। Thus the average power consumed in a capacitive circuit over a complete cycle is 0. अगर LCR सर्किट है, ठीक है, LCR सर्किट है तो भाई साहब ये आपका P एवरेज हो जाएगा, P एवरेज विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली ERMS IRMS और cos ऑफ phi। अपने को मालूम है भाई साहब tan phi कितना होता है, दिस विल बी XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan phi। और cos phi की वैल्यू भला भला जल्द से भला, हाँ, R बाई जेड, ठीक है, R बाई जेड इंपीडेंस हो जाएगा ये, R बाई जेड कॉस पाई की वैल्यू होगी, ठीक है, ओके। सो समटाइम्स पाई में हैव अ नॉन जीरो वैल्यू, ठीक है, फॉर सीरीज LR LC एंड LCR सर्किट। सो पावर इज कंज्यूम्ड इन सच सर्किट्स बट ओनली इन रेजिस्टर R। तो पावर का जो कंजम्पशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस R ही कंज्यूम करेगा, बाकी ना ही कैपेसिटर कंज्यूम करेगा और ना ही आपका भाई साहब इंडक्टर कंज्यूम करेगा, ठीक है, क्लियर है। पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है भाई साहब, जब आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस बराबर हो जाए, ठीक है, तो आपका XL और XC की वैल्यू जब बराबर हो जाए देन वी हैव अचीव्ड रेजोनेंस। इसका मतलब दिस विल बिहेव जस्ट एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है, ओके। सो पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन LCR सर्किट, XL और XC भाई साहब आपका बराबर हो गया और फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 0, क्योंकि नाउ दिस इज गोइंग टू बिहेव एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। सो ऑब्वियसली देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, फाई की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1, ठीक है। तो आपका P एवरेज विल बी इक्वल टू ERMS इंटू IRMS। दस मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड बाय द सर्किट, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज में आपको ये आता था और हमको मालूम है कि भाई साहब cos phi की वैल्यू इज लेस देन 1। तो ऑब्वियसली आपके जितने भी आंसर्स आएंगे वो लेस देन ERMS इंटू IRMS आएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन होने वाला है सब में, ठीक है। तो रेजोनेंस में मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता है। व्हेन योर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम द सेम देन मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा, क्योंकि यू आर अटेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos phi विच इज 1, ठीक है। और ये समझ में आ रहा है क्यों हम अटेन कर रहे हैं भाई साहब cos phi की वैल्यू, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो पावर फैक्टर भाई साहब आपका क्या है, द एवरेज पावर ऑफ एन AC सर्किट आपका कितना हो गया, ERMS इंटू IRMS इंटू cos ऑफ phi, वेयर phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट वोल्टेज एंड द करंट, ठीक है, ओके। एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्चुअल EMF into virtual current into cos phi. The product ERMS into IRMS does not give the actual power and is called the apparent power. अलग अलग नाम है भाई साहब, कभी कभी आपको सवालों में दिए जा सकते हैं कि भाई साहब apparent power इतना है और फेज डिफरेंस इतना है, तो बताइए भाई साहब आपका एवरेज पावर कितना हो जाएगा। सो apparent power is basically ERMS into IRMS, ठीक है, क्योंकि ये आपके वर्चुअल EMF है और वर्चुअल करंट है, ठीक है। गिव द एक्चुअल पावर एंड द एपरेंट पावर, इट गिव्स एक्चुअल और ट्रू पावर ओनली व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर cos phi, ठीक है। तो फैक्टर cos phi इज कॉल्ड द पावर फैक्टर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे P एवरेज हो गया ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। ये ERMS इंटू IRMS को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, एपरेंट पावर, दिस इज ऑल्सो नोन एज एपरेंट पावर।
and this cos phi is known as power factor. This is known as power factor. पावर फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली एपरेंट पावर से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फैक्टराइजेशन ही कर रहे हो, ठीक है? ओके, दस फैक्टर कॉस पाई इज कॉल्ड द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट. तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? द एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाय दिस. ये हो गया आपका एवरेज पावर. क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, दस पावर फैक्टर में भी डिफाइंड. तो पावर फैक्टर को आप भाई साहब क्या बोल सकते हो? कॉस पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू एवरेज पावर अपॉन ERMS इंटू IRMS, ऐसा लिख सकते हो. और वैसे भी cos फाई की वैल्यू कितनी होगी? cos फाई की वैल्यू होगी भाई साहब R बाई Z, ठीक है? R बाई Z हो जाएगी, ठीक है? R बाई Z. ओके, दस पावर फैक्टर में भी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू द एपरेंट पावर ऑफ. तो आपका भाई साहब ट्रू पावर है और ये एपरेंट पावर है. दिस इज ट्रू पावर. ट्रू पावर इज बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एपरेंट पावर विद पावर फैक्टर. एपरेंट पावर विद पावर फैक्टर, ये आपका भाई साहब ट्रू पावर, ठीक है? दिस इज ट्रू पावर, ठीक है, विच इज बेसिकली एपरेंट पावर और पावर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन. तो पावर फैक्टर क्या बोल सकते हैं अपन? ट्रू पावर और एपरेंट पावर का रेशियो, ठीक है, जिसको अपन भाई साहब R बाई Z भी लिख सकते हैं, ठीक है? इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम Z0 to 1. ये तो कॉस की वैल्यू ही है भाई साहब 0 to 1 तक, ठीक है? फॉर अ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, अगर भाई साहब आपका प्योरली इंडक्टिव है या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 90, ठीक है? एक में -90 होगा, एक में +90 होगा, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. cos 90 की वैल्यू 0 होगी, ठीक है? क्लियर है? तो आपका अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो cos पाई बाई 2 हो जाएगी, और प्योरली आपका अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो cos माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा. बट एंड टू एंड दोनों में 0 आएगा. पावर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब आपका पावर कंजम्पशन भी कितना हो जाएगा? 0. ट्रू पावर भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, आपका अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो आपका भाई साहब वोल्टेज और करंट में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब आपका 0 1 हो जाएगा, ठीक है? तो आप बता सकते हैं कि अगर आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिया या एक LCR सर्किट लिया एट रेजोनेंस, दोनों में भी आपका भाई साहब ट्रू पावर कितना हो जाएगा भाई साहब? मैक्सिमम हो जाएगा. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? दोनों में ही, ठीक है? ओके, दस द पावर फैक्टर अज्यूम्स द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट और an LCR circuit at resonance condition. LCR circuit at resonance condition. समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर कोई LCR, अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है या कोई LCR सर्किट है एट रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके. वॉट लेस करंट, करंट को भाई साहब अपन मेजर करते हैं किस में? एम्पियर्स में, ठीक है? वॉटलेस करंट. वॉट किसका ये होता है? जूल्स पर सेकेंड का होता है भाई साहब. जूल्स पर सेकेंड इज इक्वल टू वॉट, ठीक है? और ये किसका होगा भाई साहब? एनर्जी. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है? ओके, सो द करंट इन एन एसी सर्किट इज सेड टू बी वॉटलेस. वॉटलेस मतलब कोई पावर नहीं है. इफ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 0. और अपन ने देख लिया भाई साहब कब एवरेज पावर 0 होगा? जब आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो या एक LCR सर्किट हो जो रेजोनेंस में हो, ठीक है? क्लियर है? सो पावर जो है आपका, ये अगर आपका 0 हो जाए, पावर है क्या? पावर इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो आपका पावर होगा जूल्स पर सेकेंड, जिसको अपन किस में मेजर करते हैं? वॉट्स में मेजर करते हैं. अगर पावर आपका 0 हो गया तो उसको अपन बोलेंगे वॉटलेस करंट, ठीक है? दिस इज एक्चुअली नोन एज वॉटलेस करंट, ठीक है? ओके, तो आपका फेजर डायग्राम देख लीजिए. यहां पे IRMS है. IRMS ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो गया है. दिस इज बेसिकली अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है? शोज द फेज एंगल बिटवीन ERMS एंड IRMS. द करंट IRMS कैन बी रिजॉल्व इनटू 2. तो आपका भाई साहब देखो ये करंट है IRMS, इसको अपन 2 में रिजॉल्व कर रहे हैं. IRMS cos फाई और IRMS sin फाई, ठीक है? लेट्स से आपका जो करंट है वो वोल्टेज से लैग बिहाइंड कर रहा है बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई. समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आपका वोल्टेज है, ये आपका करंट है, ठीक है? ये आपका करंट है और ये आपका भाई साहब वोल्टेज है. तो लेट्स से योर करंट IRMS इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ फाई, ठीक है? अगर अपन ने इसको भाई साहब रिजॉल्व कर दिया IRMS cos फाई, या तो तू बहुत सीरियस स्टूडेंट है और ये तो तू बहुत एकदम मतलब बहुत अच्छा एक्टर है, ठीक है? तो ये आपका हो गया IRMS cos फाई और ये हो गया भाई साहब आपका IRMS sin फाई, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ओके, तो कंपोनेंट ऑफ IRMS cos फाई अलोंग ERMS, ये आपका IRMS है, cos फाई अलोंग ERMS है, ठीक है? ओके, एज द फेज एंगल बिटवीन
इज जीरो। अगर आपका फेज एंगल जीरो हो जाए भाई साहब तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई आर एम एस कॉस फाई, ये कितना हो जाएगा भाई साहब ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है, ई आर एम एस और आई आर एम एस कॉस फाई इंटू कॉस ऑफ जीरो, ठीक है। इफ एज द फेज एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज जीरो, देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई नॉर्मल टू ई आर एम एस, ठीक है, ये आपका भाई साहब ई आर एम एस के नॉर्मल होगा। एज द फेज एंगल बिटवीन देम इज पाई बाई टू, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जीरो। वी कॉल कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई एज द आइडियल और वॉटलेस करंट। तो ये वाला जो होगा भाई साहब आपका आई आर एम एस साइन फाई, ठीक है, दिस इज नोन एज वॉटलेस करंट। मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे अगर मैं इसको लेकर चलूं, पावर हमेशा आई आर एम एस साइन फाई में जीरो होगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब आई आर एम एस साइन फाई के साथ आई आर एम एस साइन फाई के साथ ई का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा cos 90 होगा विच विल बी जीरो, ठीक है, इसीलिए अपन इसको बोलेंगे वॉटलेस करंट। तो ये जो आई आर एम एस है इसका साइन फाई अगर हम निकालेंगे, इररेस्पेक्टिव कोई सा भी सर्किट हो और कैसा भी हो, रेजोनेंस होवे ना होवे, ठीक है, एलसीआर होवे या एलआर होवे, या तो अगर आपका आईआरएमएस साइन फाई लिया है, दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईआरएमएस। और अगर हम इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो पावर एवरेज कितना हो जाएगा भाई साहब, ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू भाई साहब आईआरएमएस साइन फाई हुआ ये, ईआरएमएस इंटू आईआरएमएस साइन फाई इंटू कॉस ऑफ 90 विच विल ऑलवेज गिव जीरो। सो इस डायरेक्शन में करंट या पावर हमेशा जीरो होगा, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट, ठीक है। सो वी कॉल द कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई एज द आइडियल और वॉटलेस करंट, इसको अपन हमेशा वॉटलेस करंट बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर इन एन एसी सर्किट, ठीक है। दिस हैपेंस इन अ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट इन विच द वोल्टेज करंट डिफर बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय टू। अगर भाई साहब आपका प्योर इंडक्टिव हो गया या प्योर, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब फेज एंगल कितना होगा, पाई बाय टू होगा। एक में भाई साहब करंट वोल्टेज से अहेड है, एक में करंट वोल्टेज से पीछे है, लेकिन करंट और वोल्टेज में एंगल जैसे ही आपका 90 डिग्री हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो पावर कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी बेसिकली जीरो, ठीक है। Thus the current in the circuit has no power. It flows sometimes along the voltage and sometimes against the voltage, so that net work done per cycle is zero. For example, when the secondary of a transformer, इसको अपन पढ़ेंगे भाई साहब, primary, it is almost worthless. Okay. Average power associated with a resistor, ठीक है। In case of a pure resistor, अगर आपने pure resistor लिया हुआ है तो E की वैल्यू कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये तो हम भाई साहब पहले से मान के चल रहे हैं। और रेजिस्टर में अगर आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम फेज में होंगे वो, ठीक है। अगर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो जो आपका ई का है फेज वही आपका आई का भी फेज होगा, दे बोथ विल बी इन द सेम फेज। सो इफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस करंट विल ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो वर्क डन इन स्मॉल टाइम भाई साहब क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। भाई साहब आपका देखो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो अगर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है तो डी डब्ल्यू बाई डी टी है, तो मतलब P इंटू डी टी विल बी इक्वल टू वर्क डन इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, ठीक है। तो अगर भाई साहब अपन ने इसको देखा तो यहां पे पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो भाई, ये होगा आपका V नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब V इंटू आई होगा ना, और ये होगा देखो पावर क्या होगा, V इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस विच विल बी V साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? तो ये हो गया आपका V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो अपन यहां पे भाई साहब क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने क्या लिख दिया, V नॉट आई नॉट, ठीक है, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी दिस एंटायर थिंग अपॉन 2, ठीक है, डी टी, सॉरी 2 होगा, 2 थीटा है तो कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है, अपॉन 2। क्लियर है? ओके, सो द एवरेज पावर डेसिपेट, तू क्या कर रहा है, पढ़ भी रहा है और ये तो इधर ध्यान दे दे या तो उधर ध्यान दे दे भाई साहब, और या तो उधर ही ध्यान दे दे, कल जैसे दे रहा था भाई साहब, मल्टी पर्सनैलिटी है भाई साहब। V नॉट आई नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो गया। द एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल, उसको बंद कर दे,
वरना ये, हाँ एक बुक दूसरी नोटबुक, ओके हाँ सब बंद कर दे, इसको चालू रख बस। ओके वी नॉट आई नॉट बाई 2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो एवरेज पावर पर साइकिल भाई साहब कितना हो जाएगा, ठीक है, एवरेज पावर पर साइकिल दैट विल बी इक्वल टू W बाई टी। तो यहाँ पे हो गया 1 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ DW, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लीजिए भाई साहब 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बिटवीन 0 to 2। आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा वी नॉट आई नॉट बाई 2t। तो वी नॉट ये आपका समझ में आ रहा है, DW है, DW की वैल्यू कितनी आई थी वी नॉट आई नॉट बाई 2। ऑब्वियसली आपका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट दे आर कॉन्स्टेंट्स, सो ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे। और आपका भाई साहब बाहर t भी है और ये 2, वी नॉट आई नॉट बाई 2, ये पूरा DW का जो है वो बाहर आएगा। अंदर सिर्फ वेरिएबल एस्पेक्ट रहेगा इंटीग्रेशन का, जिस इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बिटवीन 0 to t। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो वी नॉट आई नॉट बाई 2t, इसको अगर अपन इंटीग्रेट करते हैं तो 1 का आ जाएगा भाई साहब t और इसका आ जाएगा भाई साहब कितना cos 2 ओमेगा t माइनस cos 0, ठीक है। इसका भाई साहब कितना आ जाएगा, देखो cos 2 ओमेगा t का भाई साहब अगर अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं बिटवीन 0 to t तो ये आ जाएगा कितना, बोलो भाई साहब sin 2 ओमेगा टी, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विल गिव यू साइन एक्स विद द सेम साइन, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी। और इसका भाई साहब करेंगे अपन डिफरेंशिएशन तो आपको आ जाएगा 2 ओमेगा बिटवीन द लिमिट्स ऑफ t to 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका साइन 2 ओमेगा इंटू टी अपॉन ये 2 ओमेगा को अगर हम बाहर निकालते हैं भाई साहब, ये हो गया 2 ओमेगा माइनस साइन 2 0 अपॉन 2 ओमेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना हो गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये हो गया आपका कितना t माइनस 0, ठीक है। सो t माइनस 0 हो गया, ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ये साइन 2 ओमेगा टी 0 क्यों हो जाएगा यहां पे देखो लिमिट क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है राइट, दिस इज बेसिकली व्हाट t माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा बिटवीन द लिमिट्स ऑफ t एंड 0। तो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका हो जाएगा t माइनस 0, तो ये हो गया आपका t माइनस 0। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, इस ओमेगा को बाहर रखो चाहे तो, ठीक है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा 0, तो इसकी वैल्यू तो हो गई भाई साहब 0। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, यहाँ पे आपका साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है भाई साहब 2 पाई बाई टी होती है, ठीक है, 2 पाई बाई टी इंटू भाई साहब हो गया आपका टी अपॉन ओमेगा। तो यहाँ पे टी और टी कैंसिल हो गया, कितना आ गया बोलो साइन 4 पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है 0, ठीक है। सो दिस एंटायर थिंग विल बिकम 0, ये पूरा का पूरा वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये साइन, कोई दिक्कत, ठीक है। साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 0, क्योंकि आपकी साइन पाई की वैल्यू 0 आती है, तो ऑब्वियसली साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। सो दिस एंटायर थिंग विल बिकम 0। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो वी नॉट आई नॉट बाई 2, तो वी नॉट आई नॉट बाई 2, तो ये हो गया आपका कितना वी स्क्वायर बाई 2r। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। ओके, सो पावर एवरेज की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका पावर एवरेज, दिस विल बी वी नॉट आई नॉट बाई 2, तो ये हो गया आपका वी नॉट का स्क्वायर बाई 2r। लिख सकते हैं बोलो वी नॉट का स्क्वायर बाई 2r कैसे लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो आपका आई नॉट का वैल्यू हो गया वी नॉट बाई आर। तो आपका यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा आई नॉट का वैल्यू, तो वी इंटू वी अपॉन 2r हो जाएगा ये, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ठीक है। तो आपका पावर एवरेज का वैल्यू कितना हो गया, पावर एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई इस अंडर रूट 2 को अपन इस 2 को अपन अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका कितना वी आर एम एस, और आई नॉट बाई अंडर 2 कितना हो गया भाई साहब आपका आई आर एम एस, तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर बाई आर आर एम एस, ठीक है, क्लियर है। तो पावर एवरेज की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, वी स्क्वायर आर एम एस बाई आर लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर बाई 2r एज वेल, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम energy stored in an inductor when an inductor is connected to a source EMF the current starts growing through it, ठीक है। तो अगर आपने इंडक्टर को भाई साहब सोर्स EMF के साथ कंडक्ट किया है तो the current starts growing through it, an induced EMF is set up in the inductor which opposes the growth of current through it। तो ये induced EMF भाई साहब करंट के
करंट को अपोज करेगा, ठीक है। द एक्सटर्नल सोर्स हैज टू एक्सपेंड एनर्जी इन बिल्डिंग अप द करंट थ्रू द इंडक्टर अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, ठीक है। तो आपका भाई साहब एक एनर्जी बिल्टअप होना चाहिए जो करंट को अपोज करे, और यही इसके अंदर भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी करेगा। इफ आई बी द करंट थ्रू द इंडक्टर, लेट्स से इंडक्टर का इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है एल एट एनी इंस्टेंट टी, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो ई की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। द करंट राइजेस एट द रेट ऑफ डी आई बाई डी टी, ये करंट भाई साहब बढ़ता रहेगा। ये करंट जो है आपका ये एक्सटर्नल करंट को अपोज करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल करंट को अपोज करेगा। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे कितना हो गया भाई साहब माइनस एल डी आई बाई डी टी। द वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ये कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी। अभी P की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब E और ये I इंटू डी टी, ई इंटू आई डी टी, तो ये हो गया आपका भाई साहब माइनस माइनस में आ जाएगा ये, ठीक है। तो देखो आपका वर्क डन कितना हो गया P इंटू डी टी। P की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं क्योंकि आपका भाई साहब ये नेगेटिव है तो माइनस ई आई डी टी, ठीक है। E की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब माइनस एल, माइनस पहले से ही है और माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी, ये सिर्फ ई की जगह पे लिखा है, ठीक है। इस ई की जगह पे अपन ने क्या लिखा है माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो ये हो गया आपका एल डी आई बाई डी टी और ये हो गया आई और ये हो गया डी टी और डी टी कैंसिल हो गया तो ये हो गया एल और आई डी आई, ठीक है। सो ये आपका भाई साहब पी डी टी और दिस इज बेसिकली वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन अगर अपन निकालते हैं तो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू आई आपका एल आई डी टी, तो ऑब्वियसली एल बाहर आ जाएगा, इस आई का हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू और आई स्क्वायर बाई टू बिटवीन आई टू 0, तो एल बाई टू यहाँ पे हो गया आपका आई नॉट का स्क्वायर माइनस 0, सो दैट विल बी हाउ मच हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी द वर्क डन इज स्टोर्ड एज द मैग्नेटिक फील्ड। देखो जब भी आप किसी भी मोशन के अगेंस्ट में काम करते हैं तो आपकी एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ है, अपन इसको भाई साहब ऊपर फोर्स लगा के इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, सो वी आर वर्किंग अगेंस्ट अ फोर्स। In the same way, when current is flowing through a circuit, the inductor is opposing the current. So in that case, there is a stored energy in the inductor. और यही भाई साहब आपका मैग्नेटाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, which will be equal to half L I naught का square. The stored energy is equal to half L I naught का square. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। So average power associated with an inductor आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, अगर इंडक्टर की ही बात करें हम सिर्फ, ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है, V नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू कितनी है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, I की वैल्यू इतनी होगी, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है बिकॉज इट इज लैगिंग बिहाइंड, तो हम इस माइनस को अगर बाहर निकालते हैं तो I नॉट साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा, साइन 90 माइनस ओमेगा कितना हो जाएगा कॉस, ठीक है। तो I की वैल्यू यहां पे भाई साहब कितनी हो जाएगी, माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी, तो आपका डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी डी टी, तो ये हो गया आपका माइनस वी नॉट आई नॉट, ठीक है। भाई देखो इसका कितना है, वी इंटू आई, वी नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पे हो गया कॉस ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर अपन ने देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 2 से और नीचे भी, तो आपका वी नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है, क्लियर है। तो एवरेज पावर भाई साहब कितना हो जाएगा, एवरेज पावर में हम इसको बाहर निकालेंगे, साइन 2 ओमेगा टी का भाई साहब कितना हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। इसको अगर करते हैं बिटवीन 2 तो आपका आ गया कॉस 4 पाई बाई टी, मतलब आपका कितना हो जाएगा कॉस 4 पाई, ये टी और टी टी कैंसिल हो गया, कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, कॉस 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 1, कॉस 180 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू भी भाई साहब हो गई 1, तो ये हो गया 0। दस द एवरेज पावर डेसिपेटेड पर साइकिल इन एन इंडक्टर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इन एन इंडक्टर द एवरेज पावर डेसिपेटेड, ये अपने को मालूम था, लेकिन यहाँ पे अपन ने कैसे प्रूव किया है कि आपका भाई साहब अगर पावर है वो मतलब इंड्यूस जो होगा वो दूसरे को करंट को भाई साहब अपोज करेगा, इट विल बेसिकली अपोज द करंट, ठीक है।
एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हमने भाई साहब पहले प्रूव किया हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होता है, हाफ CV का स्क्वायर होता है। अगर अपन ने भाई साहब प्योर कैपेसिटिव सर्किट ले लिया तो V की वैल्यू भाई साहब क्या होती है, Q/C, ठीक है। तो dW की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो आपका भाई साहब वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो dW कितना हो जाएगा, V इंटू dQ, है ना भाई साहब, ठीक है। ओके, तो अगर हमने भाई साहब इसको इंटीग्रेट किया तो इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको मतलब आपका W कितना आ जाएगा, dW, तो V dQ। अभी आपका V का वैल्यू कितना है भाई साहब, Q/C dQ है, बिटवीन लिमिट्स ऑफ 0 एंड Q। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/C को अपन ने बाहर निकाला, Q dQ हो गया बिटवीन द लिमिट्स ऑफ 0 एंड Q। सो ये हो गया आपका 1/C, Q का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा Q²/C, सॉरी ये हो गया आपका Q²/1/2 हो गया ये Q²/C, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज अगेन हाफ CV², ठीक है। इसका हम पहले भी डेरिवेशन कर चुके हैं, लेकिन यहां पे हम AC सर्किट्स के माध्यम से इसका डेरिवेशन कर रहे हैं। ओके, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर, तो आपका V का वैल्यू अगेन V0 sin ωt है। सिंस इट इज अ कैपेसिटर, हियर द करंट विल बी अहेड ऑफ द वोल्टेज, सो इट विल बी I विल बी इक्वल टू I0 sin ωt प्लस π/2, ठीक है। I अभी sin 90 प्लस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो ये हो गया I0 cos ωt, ठीक है, cos ωt। अगर अपन को पावर एवरेज निकालना है तो V इंटू I होगा, तो पावर एवरेज विल बी इक्वल टू V0 sin ωt इंटू I0 cos ωt। तो V0 इंटू I0, V0 I0 हो गया। sin ωt cos ωt को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, sin 2। अगर भाई साहब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आपका कितना हो गया, V0 sin ωt cos ωt, इसको अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 sin ωt cos ωt अपॉन 2, और 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो ये हो गया आपका sin 2 ωt, ठीक है। V0 I0/2। अभी इसी का ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन, dW हो गया भाई साहब। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम, तो 1/t ले लिया, 0 से t, ये हो गया dW। dW की वैल्यू कितनी आई है आपको, V0 I0 sin 2 ωt dt। V0 I0/2 जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। अंदर आप भाई साहब इंटीग्रेशन करेंगे किसका, sin ωt dt का, ठीक है। sin ωt dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, माइनस cos ωt अपॉन माइनस cos 2 ωt अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है। दिस बिटवीन t एंड 0, इस माइनस को भाई साहब बाहर निकालेंगे तो ये हो गया आपका माइनस V0 I0 4t, ये 2 और 2 4 हो गया, और t और ओमेगा। अंदर कितना बचता है भाई साहब आपका cos 4π/t, ठीक है, क्योंकि आपका 2 इंटू 2 ये आपका भाई साहब 4π/t हो गया, तो cos 4π माइनस cos 0, 1 माइनस 1 तो 0, दस एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल इन द कैपेसिटर इज 0। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो या प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। Okay, average power consumed per cycle in any AC circuit will be equal to, average power will be equal to ERMS into IRMS into cos phi, where phi is the phase difference between current and voltage। cos phi की वैल्यू हमेशा होगी R/Z, ठीक है, और tan phi की वैल्यू हो जाएगी XL माइनस XC/R, ठीक है। तो पावर फैक्टर हो गया आपका cos phi that is R/Z, ERMS into IRMS is the apparent power, और cos phi is the power factor, ठीक है। तो आपका ट्रू पावर विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ पावर फैक्टर एंड एपरेंट पावर, ठीक है। सो आपका पावर एवरेज पावर कंज्यूम इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये तो अपने को मालूम है भाई साहब, ठीक है। P इक्वल टू VI होता है, अभी उसको आप ओम्स लॉ से कुछ भी लिख सकते हैं। V को आपने चेंज कर दिया I और R में, या I को आपने चेंज कर दिया V और R में, यू कैन डिवाइस एनीथिंग, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका होगा क्या, IRMS इंटू IRMS दैट इज E²RMS/2। तो आपका पावर एवरेज भाई साहब कितना आ जाएगा, पावर एवरेज विल बी इक्वल टू पीक करंट का स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। अभी 2R मतलब आपका क्या हो जाएगा, E0/√2, ठीक है। और आपका भाई साहब यहाँ पे ERMS आ जाएगा, ये ERMS हो गया भाई साहब। तो E0/√2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, ठीक है, इंटू 1/R ऐसा लिख सकते हैं। इस E²/2 को अपन E0² इंटू 1/R लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी ऑब्वियसली ERMS, तो ERMS का स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। देखो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट, ये आपके सिंपल
ओम्स लॉ से आ जाएगा P इज इक्वल टू वी आई मतलब आपका भाई साहब अगर अपन ने V और यहाँ पे I की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, V बाई आर लिख सकते हैं, तो V बाई आर, सो V स्क्वायर बाई आर। ये जो V है ये बेसिकली पीक करंट है, सॉरी पीक वोल्टेज है, तो पीक वोल्टेज की जगह पे आपने ई नॉट स्क्वायर लिखा, ई नॉट स्क्वायर बाई 2R हो गया ये, ठीक है, ई नॉट स्क्वायर बाई 2R। तो आपका एवरेज पूरा आपका एक साइकिल में भाई साहब कितना आ जाएगा, इतना। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर हाफ LI का स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर अपन देख चुके हैं CV स्क्वायर होता है, इसको अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। तो पावर इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट विल बी E नॉट का स्क्वायर अपॉन 2R, इसको याद रखिए, ठीक है। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इट विल बी LI का स्क्वायर, वेयर L इज बेसिकली द इंडक्टेंस, और इन अ कैपेसिटिव सर्किट द एनर्जी स्टोर्ड विल बी हाफ CV का स्क्वायर, जिसको अपन आगे पीछे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कैपेसिटेंस में, ठीक है। ओके, एवरेज पावर कंज्यूम पर साइकिल इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट भाई साहब हो गया 0। एवरेज पावर कंज्यूम पर साइकिल इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी आपका 0 होगा, चाहे इंडक्टिव सर्किट हो या आपका कैपेसिटिव सर्किट हो। अगर वो प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव है तो ऑब्वियसली cos 90 के लिए ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फॉर एन LCR सर्किट इन रेजोनेंस, इसमें आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/2 LC, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन यस्टरडे। ओके, चलिए भाई साहब फटाफट से कुछ सवाल करेंगे। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट्स फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई, तो मतलब यहां पे भाई साहब आपका ERMS की वैल्यू कितनी हो गई, 220 वोल्ट, ठीक है। आपका पावर का यहां पे, तो यहां पे आपका रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी तो पावर की वैल्यू भाई साहब क्या होती है, V स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं भाई साहब E, हाँ चलिए V स्क्वायर बाई, दिस विल बी V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो आपका R का वैल्यू भाई साहब यहां पे हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, तो दैट विल बी 220 का स्क्वायर इनटू अपॉन भाई साहब हो गया 100, तो ये हो गया आपका 48400, ठीक है, अपॉन 100, सो दिस इज गोइंग टू बी 484 ओम्स, ठीक है। ओके, तो आपका पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, आपका यहाँ पे R का वैल्यू आ गया, हमको मालूम है भाई साहब पावर की वैल्यू कितनी होती है, E नॉट का स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। तो E नॉट का स्क्वायर भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, पावर दैट इज 100 इंटू 2 इंटू R विच इज 484, ठीक है। अगर हम इसका E नॉट निकालेंगे तो 100 का आ गया भाई साहब 10, इसका आ गया √2 और इसका आ जाएगा भाई साहब 22, है ना। सो दिस विल बी 220 √2, E नॉट की वैल्यू आ जाएगी 220 √2, ठीक है, क्लियर है। 220 इंटू 1 अभी कर लो भाई साहब, 220 इंटू 1.4, ठीक है, 1.414 इंटू 220, तो उसकी वैल्यू 311 आ रही है। द RMS करंट थ्रू द बल्ब, ठीक है, RMS करंट भाई साहब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर हमको E नॉट की वैल्यू मिल गई, ERMS भाई साहब आपका, ठीक है, PRMS IRMS की वैल्यू निकालनी है, तो IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ERMS बाई, बोलो भाई साहब, R, अरे क्यों जरूरत है, IRMS को कैसे निकाल सकते हैं, ERMS अपॉन R लिख सकते हैं, ठीक है। ERMS अपन ऑलरेडी दिया हुआ है 220, R अपन निकाल चुके हैं, कितना आया है भाई साहब आपका R का वैल्यू भाई साहब कितना है 484, इसको कर लो भाई साहब, आपको सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 0.45। A capacitor and a resistor are connected in series with an AC source if the potential differences across C and R, अच्छा अलग अलग है भाई साहब, ओके, 120 वोल्ट्स एंड 90 वोल्ट्स, एंड इफ द RMS करंट, ओके ठीक है भाई साहब, आपका यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, कैपेसिटर रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स, तो आपका CR सर्किट है भाई साहब, ठीक है, CR सर्किट है। यहाँ पे वोल्टेज कैपेसिटर, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C भाई साहब कितना है 120 वोल्ट है, एंड अक्रॉस R इट इज 90 वोल्ट, ठीक है, ये C है और ये R है। एंड इफ द RMS करंट इन द सर्किट, RMS करंट IRMS की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब 3 एम्पियर्स। कैलकुलेट द इंपीडेंस, आपको यहाँ पे भाई साहब इंपीडेंस कैलकुलेट करना है।
इंपीडेंस क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी इंपीडेंस, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का एक्स सी का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, प्लस आर का स्क्वायर। अभी यहाँ पे भाई साहब आर की वैल्यू कैसे, आर की वैल्यू तो भाई साहब दी नहीं हुई है, तो कैसे निकालेंगे, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आपका क्या, ओके तो आपका भाई साहब कैपेसिटर है एंड रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहां पे आप दिस 90 वोल्ट्स है, दिस इज बेसिकली 90 वोल्ट्स एंड दिस इज 120 वोल्ट्स, करंट कितना जा रहा है यहां पे 3 एम्पियर्स का। तो आपका भाई साहब इंपीडेंस पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो आपका इंपीडेंस यहां पे कितना हो जाएगा, Z विल बी इक्वल टू तो आपका देखो ERMS जो होगा, ERMS यहां पे क्या हो जाएगा, ERMS विल बी इक्वल टू VL का स्क्वायर प्लस सॉरी VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, मतलब इन दोनों को ऐड करके अपन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहां पे 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, आपका 120 का हो गया 14400 प्लस ये हो गया भाई साहब आपका 8100, सो दिस विल बी 22500, मतलब ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है, 150 वोल्ट हो गया भाई साहब आपका ERMS, दिस विल बी बेसिकली ERMS, ठीक है, ओके। आपका यहाँ पे IRMS दिया हुआ है कितना है, 3 एम्पियर्स है, इंपीडेंस निकालना है, तो इंपीडेंस बेसिकली क्या हो जाएगा, VRMS अपॉन IRMS, ठीक है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो VRMS आपका कितना निकला हुआ है 150 और IRMS भाई साहब आपका 3 है, सो दैट विल बी 50 ohms, ठीक है। पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर भाई साहब क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू R बाई Z, है ना, R बाई Z, R की वैल्यू यहां पे कितनी है, हाउ विल बी कैलकुलेट R R R R R R R भाई साहब, R यहां पे R में आपका 90 वोल्ट्स है, आपका वोल्टेज 90 है और इंपीडेंस है आप सॉरी आपका करंट है 3 एम्पियर्स, तो आप यहाँ पे R को निकाल सकते हैं, R विल बी इक्वल टू V बाई I, तो ये हो गया आपका 90 बाई 3, दैट विल बी हाउ मच 30, ठीक है, 30 ohms हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक है, या अपन cos फाई को ऐसा भी लिख सकते हैं VR बाई ERMS, ठीक है, VR बाई ERMS कैसे, देखो अगर हमने ऊपर नीचे I से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा VR हो जाएगा, R इंटू आई हो गया VR, और Z इंटू आई क्या हो जाएगा भाई साहब आपका ERMS हो जाएगा, दिस विल बी ERMS, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप इसको भाई साहब R फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, तो VR की वैल्यू आप निकाल चुके हैं यहाँ पे और दिया हुआ है, और ERMS भाई साहब दिया हुआ है, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos फाई द पावर फैक्टर, ठीक है, ओके। इन द फॉलोइंग सर्किट कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, 10 ओम का भाई साहब रेजिस्टेंस है, 200 मिली हेनरीज का भाई साहब आपका इंडक्टेंस है, और यहां पे एक कैपेसिटर भाई साहब कनेक्टेड है, पावर, तो आपको यहां पे क्या पूछा है भाई साहब, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज यूनिटी, मतलब यहां पे आपको दिया हुआ है cos फाई की वैल्यू 1 है, पावर फैक्टर 1 है, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे पावर फैक्टर 1 कब होगा, व्हेन आपका देखो, क्योंकि पावर फैक्टर आपका क्या होता है R बाई Z होता है, और ये अगर 1 है तो R की वैल्यू Z के बराबर है, और R की वैल्यू Z के बराबर कब होगी, जब आपका XL और XC बराबर होगा, रेजोनेंस में होगा, ठीक है, तो यहां पे XL और XC भाई साहब आपका बराबर होगा, ठीक है, सो इन दैट केस वी कैन से दैट ओमेगा L विल बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर LC इज इक्वल टू 1 और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई LC, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, 1 बाई अंडर रूट LC, ठीक है, ओके। सो अभी आपको भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो आप भाई साहब कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं, 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बाई 1 बाई ओमेगा स्क्वायर L, तो ओमेगा स्क्वायर भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, भाई साहब ओमेगा की वैल्यू अच्छा दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी हुई है भाई साहब 100 पर सेकेंड, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर इंटू L, दैट इज 200 मिली हेनरीज, मतलब 10⁻⁻3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस इन फैरेड्स, ठीक है, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 मिली फैरेड है।
गिवन द एंगुलर द क्यू फैक्टर ऑफ दिस सर्किट। अभी भाई साहब आपका क्यू फैक्टर हमने कल पढ़ा था, दिस इज 1/r और अंडर रूट भाई साहब L/c है। इसका दूसरा भाई साहब मॉड्यूल क्या है क्यू फैक्टर का, ओमेगा r अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और ओमेगा r अपॉन, देखो भाई साहब कल पढ़े 2 डेल्टा ओमेगा r, ठीक है कह रहे ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे L/c 1/r L/c हो गया ये, तो 1/r मतलब हो गया आपका कितना 1/10, ठीक है। और L की वैल्यू है यहाँ पे 200 मिली हेनरीज, ठीक है। तो इंटू 10⁻⁻³ और इसका C का जो भी आपका वैल्यू है वी विल सब्स्टिट्यूट दैट एंड गेट दिस। एवरेज पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट, एवरेज पावर डेसिपेटेड विल बी इक्वल टू ERMS IRMS इंटू पावर फैक्टर दैट इज cos पाई, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है आपको 1। ERMS भाई साहब आपका, ठीक है ERMS, या अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये आपका E इंटू आई हो गया। सो हम अगर यहाँ पे V² RMS लिखें अपॉन R, दैट विल ऑल्सो बी एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। ERMS इंटू IRMS की जगह पे हमने VRMS/R लिखा, दैट विल ऑल्सो बी एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। An alternating voltage E is equal to this is applied across a series combination of R is equal to 10 and an inductor, आपका भाई साहब इंडक्टर दिया हुआ है। कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, तो आपका E दिया हुआ है कितना 200 sin 300t, इसको भाई साहब कंपेयर कीजिए E is equal to E0 sin ओमेगा t। सो ऑब्वियसली E0 की वैल्यू कितनी हो गई 200 और ओमेगा की वैल्यू हो गई भाई साहब 300, ठीक है ओके। सो इंपीडेंस कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे, इंपीडेंस विल बी हाउ मच इंपीडेंस एंड द पीक वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, ठीक है। सो आपका इंपीडेंस विल बी हाउ मच, हम पीपल हम इंपीडेंस Z विल बी इक्वल टू द R² का वैल्यू और LXL का स्क्वायर का वैल्यू। तो R² की वैल्यू हो गई भाई साहब 100, XL की वैल्यू कितनी हो गई ओमेगा L, ठीक है। XL की वैल्यू हो गई ओमेगा L, दैट विल बी ओमेगा, दैट इज हाउ मच, ओमेगा की वैल्यू हो गई 300 इंटू L भाई साहब यहाँ पे है 800 इंटू 10⁻⁻3। सो 3 8 हो गया आपका 24, 1 2 3 4, 24 में एक जीरो लग जाएगा भाई साहब XL, बाकी 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 240 का भाई साहब स्क्वायर, ठीक है। सो इससे आपका भाई साहब Z आ जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Z, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। पीक वैल्यू ऑफ द करंट, आपको भाई साहब यहाँ पे E0 की वैल्यू मालूम है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट विल बी E0/Z, है ना, E0/Z। E0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 200, ठीक है, ये हो गया आपका 200 और आपका भाई साहब यहाँ पे Z की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जो भी आपका Z का वैल्यू होगा उससे डिवाइड कर दीजिए भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका 240, आपका आया हुआ यहाँ पे 240 आया है 240.2 जो भी है। पावर फैक्टर भाई साहब आपका क्या हो जाएगा अगेन R/Z, कुछ कंफ्यूजन, ठीक है। Z की वैल्यू हो जाएगी R² प्लस XL का स्क्वायर, R² की वैल्यू हो गई भाई साहब 10 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, और XL का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू L, ओमेगा इंटू L भाई साहब आपका हो गया 300 हो गया। ओमेगा का वैल्यू हमको इक्वेशन से मिल रहा है, ओमेगा का वैल्यू 300 और यहाँ पे L की वैल्यू है 800 मिली हेनरीज, तो 800 इंटू 10⁻⁻3, 3 8 हो गया 24, 4 जीरो आएंगे, 4 में से 3 कट जाएंगे तो 1 जीरो बचेगा, 240 इसका हो गया। सो 240 का स्क्वायर प्लस 100, ठीक है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इंपीडेंस। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आपका हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, ठीक है। पावर फैक्टर ऑब्वियसली आपका R/Z हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी R/Z। हाँ क्या, नहीं हम जहां पे जा रहे हैं वहां तक तो आपको पहुंचना है ना। होमवर्क नहीं दिया, देंगे ना भाई।